Hello dear students, I am back with another video. As you all know that we have completed part 1 of Lost Spring chapter, which was Sometimes I Find a Rupee in the Garbage, and now it's turn off our second part, which is I Want to Drive a Car. So in the first story, our protagonist, our main character was Sahib, and now we will meet another poor boy whose name is Mukesh. So I Want to Drive a Car title tells us that it's a ड्रीम ऑफ समवन. ठीक है कि उसको उसका कोई ड्रीम है कि वो चाहता है कि वो कार ड्राइव करे. तो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी टू नो अबाउट दिस मोर इन डिटेल. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. कहते जो मुकेश है वो इंसिस्ट करता है कि मैं अपना खुद का मास्टर बनूं. ठीक है, मीन्स मैं ऑनर बनूं कि उसको किसी के अंडर काम ना करना पड़े. आई विल बी अ मोटर मकैनिक, ही अनाउंसेस. और उसने बोला कि मैं मोटर मकैनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. तो हमारी ऑथर है, वो बोलती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता भी है. तुम बोल तो रहे हो कि तुम मोटर मकैनिक बनोगे. जल्दी जल्दी से पहले तो कमेंट कर दो ऑथर का नेम अगर आपको याद है अभी तक. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज. और उसने ऑथर को क्या जवाब दिया. कहता मैं फिर सीख लूँगा कार ड्राइव करना. और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने लुकिंग स्ट्रेट इनटू हर आइज उसको रिप्लाई दिया. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. और मुकेश कहाँ पे रहता था. फिरोज़ाबाद में, जो कि फेमस था फॉर इट्स बैंगल्स. बैंगल की मेकिंग होती थी वहाँ पे. तो कहती कि उसका ड्रीम ना ऐसे लग रहा था जैसे मिराज है. मिराज होता है एल्यूजन, कि एक तरह का ना उसका वहम लग रहा था कि ड्रीम जैसा लग रहा था कि ऐसा कैसा उसका ये ड्रीम कैसे फुल हो सकता है. कहाँ पे. फिरोज़ाबाद की गलियों में, जो कि पूरी डस्ट से सनी पड़ी हैं. ठीक है, जिनमें इतनी ज़्यादा डस्ट है वहाँ फिरोज़ाबाद की उन गलियों में उसका जो ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनने का, कार ड्राइव करने का, वो क्या लग रहा था. एक इल्यूजन लग रहा था, एक मिराज लग रहा था. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. कहते जो हर दूसरी फैमिली जो फिरोज़ाबाद में है वो क्या है, इंगेज हुई पड़ी है. सभी क्या लगे हुए हैं, बैंगल बनाने में लगे हुए हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. ये बोल रहे हैं कि जो ये फिरोज़ाबाद है कि उसकी हर दूसरी फिरोज़ाबाद में ना हर दूसरी फैमिली है जो वो बैंगल मेकिंग में इंगेज है. और जो फिरोज़ाबाद है वो सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ पे क्या बहुत सारी फैमिलीज़ ने अपनी जनरेशन निकाल दी. मीन्स पहले उनके बड़ों ने काम किया, फिर बच्चे जितने भी आए गए उन्होंने वही काम किया. ठीक है. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, क्या काम किया. फर्नेसेस भट्टियों के अराउंड वर्क किया, ग्लासेस को वेल्ड किया. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, ऐसा लगता था जैसे सारी जो हमारी लैंड की वुमेन है उनके लिए बैंगल्स क्या वहीं से बनकर जाती हैं. ठीक है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, और उन्हीं सभी फैमिलीज जिन्होंने जनरेशन निकाल दी अपनी बैंगल मेकिंग में, कहते कि मुकेश की फैमिली में उन्होंने उन्हीं में से एक थी. अब ये जैसे कि सेकंड पार्ट चल रहा है तो फर्स्ट पार्ट मुझे बीच बीच में याद आई जा रहा है इनकी वर्डिंग को देखकर. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साहिब की फैमिली किन में से एक थी. जैसे मुकेश की फैमिली इन बैंगल मेकर्स में से एक थी, तो साहिब की फैमिली किन में से एक थी, किन में अमंग दैम उसमें पिछले पार्ट में था. जल्दी से कमेंट कर दो और राइट आंसर को आई विल गिव हार्ट. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं. कहते कि वहाँ पे किसी को नहीं पता कि ये इलीगल है बच्चों को काम करवाना ऐसे ग्लास फर्नेसेस में जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो और डिंगी सेल्स हो. मीन्स जहाँ पे लाइट भी नहीं है और एयर भी नहीं है, टाइट टाइट सेल्स है. और कहते अगर लॉ इन्फोर्स तो कहते तो ऐसे मुकेश को और
उसके जैसे 20,000 और चिल्ड्रन को वो निकाल सकते हैं। कहाँ से? हॉट फर्नेसेस में से। मीन्स ये वर्क से उनको छुटकारा दिलवा सकते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अपनी डे लाइट आवर्स को स्पेंड करते हैं। जहाँ बाहर इतना ज़्यादा चानन होता है, अंदर उतना ही ज़्यादा वो अंधेरे में अपना जो डिंगी सेल्स हैं वहाँ पे जो अपनी डे लाइट आवर्स को स्पेंड करते हैं। और क्या होता है एज अ रिज़ल्ट? पूरा दिन डार्कनेस में रहने के कारण, ठीक है, डार्क सेल्स में रहने के कारण पूरा दिन तो फिर एकदम से बाहर जाना तो उनकी ना आइज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से वो क्या करते थे, वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे कई बच्चे, ठीक है। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों से कहती है ऐसा लग रहा था जैसे ना वो बहुत ज़्यादा वॉलंटियर है, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसे ऑथर को घर ले जाने के लिए अपने, जिसके बारे में उसने प्राउडली बोला कि वो दोबारा रीबिल्ड हो रहा है, एक तरह से कह लो रेनोवेट हो रहा है। वही वॉक डाउन, अब जो ऑथर है वो उसके घर तक जाएगी जब, तो जो वे में जो आएगा उसको वो डिस्क्राइब कर रही है कैसी है वो जगह, देखो। वही वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, कहती है हम इतनी ज़्यादा स्मेली लेन से, गलियों से गुजरे जो कि गार्बेज से चोक हुई पड़ी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे घरों से गुजरे जिनकी जो वॉल्स थी वो क्रम्बल कर रही थी, उनमें दरारें आई पड़ी थी। वूबली डोर्स थे, वूबली यानी शेकी, डोर्स भी प्रॉपर फिक्स नहीं थे, हिल रहे थे। नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट। जो घर थे ना वो भी भरे पड़े थे फैमिलीज, और फैमिलीज किसकी? ह्यूमन एंड एनिमल फैमिलीज, जो इकट्ठे रहते थे इन अ प्रीमेबल स्टेट, कि दोनों एक ही जगह में, मीन्स उन्होंने एनिमल्स रखे हुए थे, पालते थे, वो भी वहीं पे रहते थे, एनिमल्स भी, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था उनके घरों में, ठीक है, हाउसेज में क्राउड बहुत ज़्यादा था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऑथर बोलती है कि फिर वो ऐसे ही एक हाउस के डोर पर रुका, ऐसे जिसकी क्रम्बलिंग वॉल्स हों, वूबली डोर्स हैं, विंडोज़ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही घरों पे, मीन्स एग्जाम्पल उसने दी थी ऐसे ऐसे घर है, और वो ऐसे ही घर के एक डोर पर रुका। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर विद हिज फुट, और उसने ज़ोर से ना वूबली आयरन डोर को अपने पैर से बैंग किया, मीन्स पुश किया, एंड पुशेज इट ओपन, और उसको खोल दिया, ठीक है, मारा उसने अपना पैर डोर पर और उसको खोला। ही एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, शैक मीन्स अ कैबिनेट, ठीक है, कहती है हम हाफ बिल्ट कैबिनेट, क्योंकि उसने पहले ही बताया था रीबिल्ट हो रहा है उसका घर, कहती हाफ बिल्ट कैबिनेट शैश के जैसी जगह पर एंटर किए। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. कहती एक पार्ट में क्या था, डेड ग्रास बिछाई हुई थी, थैच की हुई थी, ठीक है, स्प्रेड की हुई थी, और उस पर क्या था, फायरवुड स्टोव लगा हुआ था, जिसके ऊपर, स्टोव के ऊपर क्या रखा था, लार्ज वेसल जिसमें हॉट हॉट स्पिनिच लीव, पालक पक रही थी, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पे क्या पड़े थे, एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर में चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी थी। अ फ्रेल यंग वूमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, कहती है एक फ्रेल यंग वूमेन, मीन्स बहुत ज़्यादा पतली सी यंग वूमेन, वो ना सबके लिए कुक कर रही थी इवनिंग मील सारी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और जैसा कि वो स्टोव पर बैठी हुई थी, फायरवुड स्टोव पर चूल्हा होता है जो, तो उसकी आइज़ ना स्मोक से भरी पड़ी थी, फिर कहती उन आइज़ के साथ उसने स्माइल किया। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश की भाभी थी, बड़ी भाभी, ठीक है, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर की उसकी वाइफ थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. कहते कि इतनी ज़्यादा वो ना, मतलब यंग थी काफ़ी, कि लड़की सी थी, कि वो ना एज में इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी वो इतनी यंग होते हुए भी उसको अभी से ही इतनी यंग एज में बहू, जो कि डॉटर इन लॉ को बोलते हैं, बहू कहकर कमांड किया जाता था, जिसके अंडर क्या 3 मैन की वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनकी टेक केयर की, किसकी, उसके हस्बैंड की मुकेश की, और उनके फादर की, मुकेश के फादर की। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है मुकेश की फैमिली में
मुकेश के साथ साथ उसका भाई है, भाई की पत्नी है एंड उनके फादर है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. कहते जब ओल्डर मैन, वो कौन था, मुकेश का फादर, जब वो एंटर किया घर में, तो कहते वो जो यंग वूमेन थी, एल्डर ब्रदर की वाइफ, वो ना धीरे से ना छुप गई ब्रोकन वॉल के पीछे और अपना घूंघट वेल अपने फेस तक लेकर आई। मीन्स उसने घूंघट कर लिया। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। मेल एल्डर के सामने, जैसा कि कस्टम डिमांड करता है हमारी इंडिया में कि डॉटर इन लॉ को घूंघट से उनका फेस क्या है छुपा कर रखना पड़ता है बिफोर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। यदि ये केस में जो एल्डर था, मीन्स उसके फादर की बात की जा रही है, वो क्या था, इम्पॉवरिश्ड, मीन्स जिसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती, काफ़ी थिन था, वो एक इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। कहते कि इतनी हार्ड लेबर करने के बावजूद भी, पहले टेलर था वो, फिर उसके बाद बैंगल मेकर बना, फिर भी क्या हुआ, वो फेल था अपना घर को रेनोवेट करने के लिए। मीन्स वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा सका इतने सालों में, इतनी हार्ड लेबर के बाद भी, और ना अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सका। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कहते हैं और वो क्या कर सका अपनी लाइफ में, बस वो सिखा सका अपने बच्चों को जो वो खुद जानता था, क्या, बैंगल्स बनाना। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी, जिसने अपने खुद के पति को ब्लाइंड होते हुए देखा विद द डस्ट, जो कि ग्लास ऑफ बैंगल्स को पॉलिश करने वक्त उड़ती थी, तो वो एकदम से बोली कि ये इसके करम है और इसकी किस्मत है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। यहाँ पे उसने फिर बोला कि क्या ये जो गॉड की हमें ऐसे लाइनेज गिवन की है, एक लाइन होती है ना, ये वर्ड देखो लीनेज, इसमें लाइन है, लाइन मीन्स जनरेशन टू जनरेशन। ये जो एक लाइन बना दी गॉड ने कि हाँ इसका बेटा भी बैंगल बनाएगा, इसका फिर ये भी अंधा हो जाएगा, फिर इसका उसका बेटा बैंगल बनाएगा, ये कि ये कभी ब्रोकन हो सकती है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। कहते हैं बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए, उन्होंने क्या देखा, बचपन से ही, शुरू से ही उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, किसके सिवाय, बैंगल्स के सिवाय, बस बैंगल्स देखी। घर में बैंगल्स, यार्ड्स में बैंगल, हर एक घर में, मीन्स पड़ोसी और अड़ोसी पड़ोसी सबके घर में बैंगल्स, ठीक है। और एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, कि बैंगल मेकर की कास्ट में जो भी पैदा हुआ है उसने आज तक कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखा है तो क्या, बैंगल्स। स्पायरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के स्पायरल कलर्स बता रहे हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। कहते जितने भी कलर्स बन सकते हैं ना रेनबो के कलर से, सभी कलर्स की बस क्या देखी हैं, बैंगल्स। लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ट यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। कहते बैंगल्स देखी हैं जो कि माउंट्स में पड़ी होती थी, ठीक है, जिन्हें पाइल अप किया जाता था, उनकी फिर ढेरी लगाई जाती थी 4 व्हील्ड हैंड कार्ट में, जिसको कि पुश करते थे यंग मैन, ठीक है, स्ट्रीट्स के बीच में ऑफ शैंटी टाउन्स। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles। कहते और क्या देखा है कि एक डार्क हटमेंट्स है, जैसे हमने पीछे देखा था ना, क्या थे वो, डिंगी सेल्स, वैसे ही डार्क हटमेंट्स जहाँ पे ना लाइट है ना एयर है और आग जल रही है, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स पड़े हैं, उनके पास कौन बैठा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं अपने मदर फादर के साथ। वो क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं कलर्ड ग्लास को इनटू सर्कल्स, बैंगल्स बनाने के लिए, ठीक है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, के उनकी जो आंखें हैं ना, उन्होंने आज तक डार्कनेस ही देखी है और वो एडजस्ट भी डार्क में ही हो गई हैं दैन टू द लाइट आउटसाइड। दैट्स वाई
दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। कहते हैं कि इसके कारण उनकी जो कि आइज़ है वो डार्क में ज़्यादा रहने लगी हैं, एडजस्ट हो चुकी हैं। इसके कारण वो हमेशा क्या करते थे, अपनी आई साइट खो देते थे बड़े होने से पहले, एडल्ट बनने से पहले ही वो बचपने में ही अपनी आई साइट खो बैठते थे। अब एक सविता, एक गर्ल है, उसकी स्टोरी सुनाई जाएगी। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। एक यंग लड़की है जिसने ड्रैब पिंक ड्रेस डाली है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कौन से कलर की ड्रेस डाली है। तो ये ना सविता की डिस्क्रिप्शन जब कोई भी क्वेश्चन में होगी ना, ये मीन्स ये पूरा ही पैराग्राफ जो सविता के बारे में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसके यहीं पे इसके बारे में बताया गया और इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। और ये याद रखना सविता ने कौन सी कलर की ड्रेस डाली है, ड्रैब पिंक ड्रेस। ओके। और वो एक एल्डरली वूमेन के साइड पे बैठी है और वो भी क्या कर रही है, पीसेस ऑफ ग्लास को सोल्डर कर रही है। मीन्स वो भी जोड़ रही है ग्लास के पीसेस को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। कहते कि और उसकी जो हैंड्स है ना वो ऐसे मैकेनिकली मूव कर रहे थे, जैसे मशीन है ना, फटाफट 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 अपना काम करते थे, वैसे उसके हैंड्स मूव कर रहे थे इंस्टेंटली। ठीक है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। दैन ऑथर बोलती है कि मैं सोचने लगी कि क्या इनको पता भी है, सैंक्टिटी मीन्स हॉली इंपॉर्टेंस, कि क्या इसको पता भी है इस बैंगल का जो ये बना रही है, उसके हैंड्स मूव कर रहे हैं मैकेनिकली इतनी फास्ट फास्ट, जो ये बना रही है, सोल्डर कर रही है पीसेस ऑफ ग्लास को, क्या इसको ये पता है कि इन बैंगल्स की सैंक्टिटी क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। कि जो ये बैंगल्स हैं ये सिम्बोलाइज करती हैं, क्या सिम्बोलाइज करती हैं, इंडियन वुमेन के सुहाग को। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में इन्हें शुभ माना जाता है पहनना। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists। ये तो सोच रही थी वे, फिर वो पहले तो ऑथर सोच रही थी कि क्या इसे ये भी पता है कि जो ये बना रही है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये सिम्बलाइज करती हैं इंडियन वुमेन के सुहाग को और ये ऑस्पिशियस होती है मैरिज में। बट फिर वो खुद ही अपने आप को रिप्लाई देती है, कहती कि ये इसको तब पता लग जाएगा, एकदम से इसको तब पता लग जाएगा जब इसके हेड पर भी ना रेड वेल, रेड घूंघट चढ़ा देंगे और इसके हाथ भी लाल हीना से रंग देंगे, मीन्स मेहंदी लगा देंगे, और इसके भी रिस्ट पर बैंगल्स को रोल ऑन कर देंगे। ठीक है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो तब क्या, ब्राइड बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। कहती उसी की तरह वो भी ब्राइड बन जाएगी, जैसे कि उसके साथ जो वुमेन बैठी है, एल्डर वुमेन बैठी थी ना, ओल्ड वुमेन, जैसा कि वो ओल्ड वुमेन एक दिन ब्राइड बनी थी, वैसे जब ये भी बन जाएगी इसको भी सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स के बारे में पता लग जाएगा। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। कहती कि उस ओल्ड वुमेन के रिस्ट पर अभी भी बैंगल्स है बट आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड विद जॉय। और वो जो वुमेन है वो बोलती है कि हमने एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं खाया, मीन्स पेट भर कर खाना भी नहीं खाया एक वक्त का। और उसने ऐसी आवाज़ में बोला, मीन्स बिल्कुल ना बहुत सैड सी आवाज़ में बोला। ड्रेन्ड ऑफ जॉय मीन्स के जॉय से ड्रेनेज सिस्टम पता ना, जिसमें हम सारा कुछ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मीन्स अब इसमें जॉय डिस्पोज ऑफ हुआ पड़ा है वॉइस में से, तो ऑब्वियसली वॉइस कैसी हो जाएगी, बिना जॉय के सैड। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। कहते कि उसने कभी एक वक्त का खाना भी, पूरा मील नहीं इंजॉय किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। दैट्स वट शी हैज़ रीप्ड। कहते यही है जो उसको मिला है पूरी ज़िंदगी। हम बोलते ना, एज यू सो शैल यू रीप, ये इडियम याद रखना। एज यू सो शैल यू रीप, इसका मतलब है कि जैसा बीजोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक है। तो रीप आ गया ना, वही वाला रीप वर्ड, के उसने आज तक यही पाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो वो कहते कि उसका हस्बैंड जो कि एक ओल्ड मैन था फ्लोइंग बियर्ड के साथ, काफ़ी उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसने क्या बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता सिवाय इन बैंगल्स के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। कहते कि सिर्फ मैं इतना कर पाया हूँ, अपनी फैमिली के रहने के लिए घर बना पाया हूँ, बस आज तक मैं इतना ही कर पाया हूँ।
Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. कहते कि ये सुनने के बाद ना एक बंदे ने सोचा कि इसने इतना तो कर लिया, अपनी फैमिली के रहने के लिए एक हाउस तो बना लिया, जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नहीं कर पाए, ये भी अचीव नहीं कर पाए, ये अचीव करने में भी फेल हो गए वो। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, इसने क्लेम किया कि इसके पास छत तो है रहने के लिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat rings in every home. कहते क्राई, कौन सा रोना रो, हर एक घरों में, वहाँ के हर एक घर में कौन सा रोना रोया जाता था, हमारे पास मनी नहीं है और हमारे पास कोई और चारा नहीं है दूसरा बिजनेस शुरू करने का बैंगल मेकिंग को छोड़कर, और इनफ टू ईट, भरपेट खाना भी नहीं है खाने को। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट मीन्स कंप्लेन, कि जो यंग मैन थे वहाँ के, जो जवान थे, वो क्या थे, वो कहते थे सारी कंप्लेंट अपने एल्डर्स को करते थे कि उनकी गलती है, सारी के उनकी गलती है, उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम क्या, मीन्स वो हमारे लिए यही छोड़ कर गए हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। कहते बिल्कुल थोड़े से ही बदलाव हुए हैं फिरोज़ाबाद में, ऐसा लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहते इतना ज़्यादा माइंड नंबिंग टॉयल कर कर इतने सालों तक इतना हार्डवर्क करने के कारण क्या हुआ, जो लोगों के वहाँ पे इनिशिएटिव थे और एबिलिटी टू ड्रीम थी, वो ही मर गई, किल हो गई, कि अब कोई और सोचता ही नहीं। एक बच्चे को होता है ना कि वो ड्रीम्स देखता है कि मेरे एल्डर्स नहीं कर पाए, मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाए, अब मैं करूँगा वो चीज़, ठीक है, मैं अब कोई और बिजनेस शुरू करूँगा, बट उनको करना ही वहाँ पे वो पड़ता था। वो इतने हेल्पलेस थे वहाँ के लोग कि अब इतने सालों तक इतनी माइंड नंबिंग टॉयल करने के बाद, इतनी हार्डवर्क करने के बाद, इतनी लेबर करने के बाद बैंगल मेकिंग में उनके तो इनिशिएटिव मीन्स कोई स्टेप उठाने की एबिलिटी और ड्रीमिंग की एबिलिटी ही मर गई। अब वो और कुछ सोचते ही नहीं, बस सोचते हैं कि हमारा किस्मत है, हमारे कर्म है, बस करते जाओ करते जाओ। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ऑथर ने बोला, किसको बोला, यंग मैन को, जो कि वहाँ के जवान लड़कों को बोला जो कि गिर चुके थे, पड़ चुके थे विशियस साइकिल ऑफ मिडल मैन के विशियस साइकिल में पड़ चुके थे, जिन्होंने क्या किया, उनके फादर्स एंड फोर फादर्स को ट्रैप कर लिया। Even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. और फिर हम रिप्लाई में वो मैन बोलते हैं, कहते अगर हम ना कुछ ऐसा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज कर भी लें, इकट्ठे हो भी जाए ना, तो हम ही वो लोग होंगे जिनको पुलिस धकेलेगी, मारेगी और घड़ीसते हुए जेल ले जाएगी कि तुमने कुछ इलीगल किया है। वही बात है ना, गरीबी के कारण उनकी कोई सुनेगा नहीं, तभी वो बोल रहे हैं कि वो एक विशियस साइकिल में पड़ चुके हैं मिडल मैन के, उनके फादर्स एंड फोर फादर्स, और उसी साइकिल को क्या करना पड़ रहा है उनको, और उसी ट्रैप को वो यंग लड़कों को भी झेलना पड़ रहा है। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। कहते हैं कि वहाँ पे उनका कोई लीडर नहीं था उनके बीच में, और कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि उनको चीज़ें दूसरे नज़रिए से दिखा सके, डिफरेंटली दिखा सके कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मीन्स कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था उनका। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। कहते हैं उनके ना फादर वगैरह भी, पेरेंट्स भी उतने ही टायर्ड थे जितने वो यंग मैन टायर्ड थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। कहते वो बस ना इन चार चीज़ों के बारे में ही बातें करी जा रहे थे, पॉवर्टी टू एपैथी देन ग्रीड देन इनजस्टिस। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। कहती उनको सुनने के बाद मुझे दो डिफरेंट वर्ल्ड्स दिखे। कौन से? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। कि एक तो वो फैमिली थी जो कि एक पॉवर्टी के जाल में फंसी हुई थी और उसके ऊपर बर्डन था, किसका? स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, कि जौन सी कास्ट में वो पैदा हुए थे उसका उन पर बर्डन था, क्योंकि अगर बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा हुए तो उनके ऊपर बर्डन था कि उनको भी वही चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बैंगल मेकिंग ही उनका प्रोफेशन होगा आगे चलकर। द अदर
और जो दूसरा डिस्टिंक्ट वर्ल्ड क्या था, अ विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। कहते कि दूसरा वर्ल्ड था इन सबके विशियस सर्कल का, जो ये जो बड़े लोग हैं इन्होंने जो विशियस सर्कल चलाया हुआ है इन लोगों छोटे लोगों को ट्रैप करने के लिए, ये वर्ल्ड था। दो वर्ल्ड थे उसको दिख रहे उनकी बातें सुनकर। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा था, वो जो कि पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ था और बर्डन था उन पर अपनी कास्ट का जिसमें वो पैदा हुए हैं। और सेकंड था विशियस सर्कल था, एक बुरा सर्कल था में वो फंसे हुए थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन अ चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। कहते हैं इन सब ने मिलकर ये विशियस सर्कल जो चलाया है इसमें क्या किया है, इन सब ने मिलकर इम्पोज कर दिया है बैगेज ऑन अ चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा बैगेज इम्पोज कर दिया है इन्होंने जो वो उतार कर रख भी नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। कहते जब वो इस बैगेज के बारे में, इस फ्रॉड, इस विशियस सर्कल के बारे में जब उसको थोड़ी सी अक्ल आती है, तब तक क्या हो चुका था, तब तक टाइम निकल चुका था और एक्सेप्ट कर चुका था नेचुरली एज हिज फादर। जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बैंगल मेकर से हमें यही काम करना है, वैसे ही वो इतना थक कर माइंड नंबिंग टॉयल के बाद उसके जो इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम थी वो किल हो चुकी थी। ठीक है, तो जब वो इन सब के बारे में अवेयर भी हो जाता है तब भी वो एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरली, जैसा कि उसने उसके फादर ने कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कि अगर कुछ और कोई करना चाहे कि ऐसा लगता था जैसे वो डेयर करने की कोशिश कर रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और कहते हैं डेयर कर कर वो ग्रो अप नहीं हो पाएगा, मीन्स ऐसे लोग उसको ग्रो अप होने नहीं देंगे। मीन्स वहाँ पे कुछ और डिफरेंट करना मीन्स डेयर करने के बराबर था, चैलेंज करने के बराबर था। When I sense a flash of it in मुकेश आई एम cheered। कहते जब मैंने इस चीज़ की फ्लैश मुकेश में देखी ना, याद आया कि मुकेश ने ऐसा ऐसा बोला था कि उसके उसके पास हिम्मत है डेयर करने की। ठीक है, तो कहती मैं खुश हो गई, आई एम cheered। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। और मुकेश फिर से रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। कहते वो गैरेज जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। कहती पर गैरेज बहुत दूर था उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। और उसने बोला कि चाहे गैरेज दूर है मैं चल कर जाऊँगा वहाँ तक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो फिर ऑथर ने उसको पूछा क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी सपना है। तो वो बोलता है, वो ना एकदम से शांत हो गया, चुप हो गया। ही सडनली साइलेंट। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और नीचे देखता ना ऐसे, थोड़ी होती ना ऐसे, हम जो चीज़ नहीं कर पाते जब हमारा ड्रीम है तो हम नीचे देख कर बोलते हैं नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट। और उसको शेम फील हो रही थी उसके नहीं बोलने पर। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। और वो पछतावे में नहीं बदली थी अभी। मीन्स उसने नहीं बोल तो दिया एम्बेरसमेंट में, बट जो उसकी शेम थी, एम्बेरसमेंट थी, वो भी रिपेंटेंस में नहीं बदली थी, रिग्रेट में नहीं बदली थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कहते कि बट वो ना कंटेंट था, वो सेटिस्फाइड था अपने ड्रीम्स ऑफ कार में ही, जो उसने देखा था अपनी इन टाउन्स की स्ट्रीट्स में। अब देखो उसकी जो एम्बेरसमेंट थी वो रिग्रेट में क्यों नहीं बदली थी, क्योंकि वो कंटेंट था, वो सेटिस्फाइड था अपने कार के ड्रीम्स को ही लेकर, कि उसको पछतावा क्यों होना था। जो ऑथर है हमारी वो उससे किसी बड़ी चीज़ के बारे में, कार से भी ऊपर के लेवल की उसको वो पूछ रही थी कि क्या तुमने ये भी कभी ड्रीम किया है। तो उसको ये फील मीन्स उसने शेम जरूर फील की नो बोलने में, बट उसकी शेम पछतावे में नहीं बदली थी। वो अभी भी अपने ड्रीम ऑफ कार्स पर ही एडमेंट था, थ्रेड था वहीं पे ही। ठीक है, कि वो ये चीज़ कर कर रहेगा। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिर एंडिंग क्या है कि फ्यू एयरप्लेन्स, कुछ एयरप्लेन्स फ्लाई होते हैं ओवर फिरोज़ाबाद। एंड विद द एंडिंग ऑफ दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनीस यंग। अब मुझे पहले तो ये बता दो किसने पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया था ऑथर का नेम। जब मैं ना आपको बोलती होती हूँ ना कमेंट करो, तो मैं आपको ना एक्टिव करती हूँ। एक ना बात होती है, हमारा माइंड जब सुन रहा है, हमारा माइंड तो एक्टिव है, साथ में ना जब हम हैंड्स के टाइपिंग करते हैं, हैंड्स से टाइपिंग करते हैं,
तो हमारी सेंसेस भी एक्टिव होती हैं कि हाँ हम फुली प्रेजेंट है यहाँ पे फिजिकली भी, ठीक है। तो ये समझ लो आज की टिप ऑफ द डे थी कि अगर हम ना सुनते हुए अगर कोई कुछ बोलता है, कि अगर टीचर आपको बोलती है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो यस बोलना है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपको अटेंटिव करना चाहते हैं कि आपको प्रेजेंस फील हो। बिकॉज जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है ना, वो डाइवर्ट बड़ी छेती हो जाता है। अगर हम किसी की बात, कोई हमारे सामने लेक्चर भी दे रहा है ना, तो हमें लगेगा कि हाँ हम सुन रहे हैं, बट क्या होता है कई बार हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि माइंड इज़ लाइक अ मंकी, ठीक है। वो एक थॉट से दूसरी थॉट भागता ही रहता है। तो जब भी कोई बोले ना कि मुझे बीच में कोई इंटरप्ट करके ये बोले आपको कि कमेंट करो, या फिजिकली उस जगह पे बोले कि हाँ मुझको ये आंसर देना है, आपने जो हैंड रेज करना है, तो ये एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, बिकॉज ये हमारे माइंड को अटेंटिव करता है कि आई एम प्रेजेंट हेयर, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कभी मत भूलना, ठीक है। हमारा ये फुल चैप्टर अब कवर हो गया है, और ये सेकंड पार्ट की शॉर्ट स्टोरी टाइप समरी भी जल्दी आ जाएगी। वेट फॉर दैट। और इसी के साथ पढ़ते रहो, खुश रहो और हमेशा अटेंटिव रहो, ठीक है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका क्विक रिस्पॉन्स दो, ऐसे नहीं चुप रहो कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है बोली जाने, वीडियो ही है, निकलने दो आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो वेट फॉर अनदर वीडियो, टिल देन बाय।